Good morning, my dear student. Today we are going to start class 12th history, chapter 10, colonialism and countryside. My dear, in this chapter, today we are going to discuss the topic the hoe and the plow. Hoe and the plow. There are two words, hoe and first plow. It means we are going to discuss about that two groups or two types of the community who based on these tools, hoe and plow. It means one who are settlers and second who are migrated from one place to other place. There are two type of pigeons. Okay, let us start this chapter. Let us now shift our focus from the wetland of Bengal to dried zones, from the region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. You will see the change that came about when the frontiers of the peasants' economy expanded outwards, swallowing up the pastures and the forest in the Rajmahal Hill. You will also see how this change created a very fine conflict within the region. आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल के ड्राई रीजन्स की से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी खेती के क्षेत्र से हटाकर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरफ ले चलते हैं। आप इन परिवर्तनों को देखेंगे कि जो कृषक जो किसान अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जो बाहर से आए, जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चरागाह पास्टर लैंड उस अर्थव्यवस्था में अपने को एडजस्ट किए, वो लोग किस तरीके से इन क्षेत्रों में अपने को स्थापित कर रहे हैं और उनके बीच जो यहाँ के लोग हैं, पहाड़ियाज हैं, उनके बीच झगड़े की वजह क्या है। मेरे कहने का सेंस ये है कि राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चरागाह उस अर्थव्यवस्था में जो बाहर से आए वो लोग थे वो समा गए। आप यहाँ इस चैप्टर में ये देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न हुए। Okay, 2.1 the topic is the in the hills of Rajmahal. In the hills of Rajmahal, in this topic, author want to inform you about the demography, about the communities who lived in that area. कहता है 19th सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थीं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसके निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण ही पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति हमेशा सशंकित रहते थे, आशंकित रहते थे, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए जब बुकानन उनके गांव में पहुंचा। इन द अर्ली 19th century, the Buchanans traveled through the Rajmahal hills. From hills descriptions, the hills appeared the impenetrable, a zone where few travelers ventured, an area that signified a danger. Wherever he went, people were hostile, apprehensive of officials, and unwilling to talk to them. In many instances, they deserted their village and absconded. कहता है कि कभी कभी क्या हुआ, कहता है कि उस जंगल कभी कभी खाली दिखता था उसके पहुंचने के बाद, क्योंकि सभी लोग उसको छोड़ के भाग जाते थे। वही कहता है कि कहता है इंस्टेंस दे डिजर्टेड देयर विलेज एंड एब्सकॉन्डेड। हु वर दीज हिल्स फॉक, कौन थे यहाँ के स्थायी निवासी। वाई वर दे सो अपियरेंसिव of Buchanan's visit. Buchanan's generals give us the tantalizing glimpse of these hills folk in the early 19th century. His generals was written as a diary of places he visited, people he encountered and practiced he saw. It realized question in our mind,
but does not always help us answer them. It tells us about a moment in time, but not about the longer history of the people and place. For the historians have to turn to other records. My dear, पहाड़ी लोग कौन थे? Who were these hill folk? वे बुखारन के दौर के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुखारन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उन लोगों की जो तस्वीर, उन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत दिखाई देती है, उन स्थानों के बारे में बुखारन ने अपनी अकाउंट्स में लिखा। जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाज को देखा, उन सभी चीज़ों को बुखारन ने अपने अकाउंट में लिखा। यह बुखारन का अकाउंट हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती। उसकी ये डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बताती है, लोग तथा स्थान के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों के अन्य रिकॉर्डों को मोड़ना पड़ता है और हमें अन्य आर्टिकल की सहायता से उसको समझना पड़ता है। माय डियर, इवन बुखारन्स रिपोर्ट इज वन ऑफ द precious information, precious accounts which gives us the very important information about the hill folk, about the forest folk, forest dwellers, and such type of peoples. But it was written according to the Britishers. Buchanan, their main aim. What was the main aim of Buchanan? When I will discuss, you can easily understand. When I was discuss about Buchanan in your last class, but try to understand that the importance of the Buchanan's account and how historians take it. ओके, इतिहास में बुखारन के अकाउंट को किस तरह से इतिहासकार लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहता है, इफ वी लुक एट लेट 18th century रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वी लर्न दैट these hill folks were known as Pahariyas. They lived around the Rajmahal hills, subsisting on forest produce and the practicing shifting cultivation. They cleared the patches of forest by cutting bushes and burying the undergrowth. On these patches, the enriched by the potash from the ash. The Pahariyas grew a variety of pulse and millets for the consumption. They scratched the ground lightly with hoes, cultivated the cleared land for a few years, then left it fallow so that it could recover its fertility and move to a new area. कहता है कि यदि हम 18th century के प्रवर्ती बाद के दशकों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर ध्यान देखें, तो हमें पता चलता है कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। इस जो लोग पहाड़ पे रहते थे उनको पहाड़िया कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपने गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपज बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दाल और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा कुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक साफ की गई जमीन पर खेती करते और फिर कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते, जिससे कि उस जमीन में कोई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाए। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते, पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी, वो पशुओं के चरागाह के लिए योग्य बन जाती थी। तो ये काम वहाँ के लोगों का था। माय डियर, what I am telling, try to understand. When you will read this paragraph, you can easily understand that what was the main occupation of the Pahariyas. If you look late 18th century, the revenue records, we learn that these hill folks were known as Pahariyas. They lived around the Rajmahal hills, subsisting on the forest produce and the practicing shifting cultivation. Subsisting.
वो उस पर निर्भर थे। कहता है दे क्लियर्ड द पैचेज ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग, दे क्लियर्ड द पैचेज ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग, bushes and burning the undergrowth. On these patches, enriched by the potash from the ash, the Baharias grew a variety of pulses and millets for the consumptions. They scratched the ground lightly with hoes, cultivated the cleared land for a few years, then left it fallow so that could recover its fertility and move to new area. From the forest, they collected mahua. Mahua, what is mahua? कहता है a flower for food, silk, cocoons, कहता है कि सिल्क का कोया, and resin for sale, and wood for charcoal production. The undergrowth, they spread like a mat below the tree, and patches of the grass that covered the land left fallow the provided the pasture for cattle. वो जो जंगल को काटने के बाद नीचे की जमीन बचती थी, घास के मैदान की तरह जो दिखाई देती थी, उन जमीनों का प्रयोग ये लोग अपने जानवरों के लिए चरागाह भूमि के रूप में करते थे. My dear, when you will see the figure 10.8 figure given in your book, if you will see what author want to say, कहता है William Hedges was a British artist who accompanied Captain Cook on his second voyage to the Pacific 1772 to 1705 and then came to India. In 1781 he became a friend of Augustus Cleveland, the collector of the Bhagalpur. On invitation of Cleveland, Hose accompanied him to the Jungle Mahal in 1782 and painted a set of equations like many other British painters of the time. Hose searched for the picturesque artist in search of the British. I mean to say that picturesque were inspired by the ideals of the Romanticism, a tradition of thought that celebrated nature and admired its magnificence and power. Romantic felt that the commune with nature that artists had represent nature as an ideal, uncorrupted by modern civilization, discover unknown landscape and appreciate the sublime play of high, and said it is in search of this unknown that Hose went to the Rajmal hills. He found flat landscape, mountainous, and discovered the beauty in roughness, irregularity, and the variety, a landscape that the colonial officials found the dangerous and wild, propelled by the turbulent tribes, appear in the paintings of Hose and extolling of idyllic. माय डियर, अगर आप फिगर 10.8 देखें तो फिगर 10.8 में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं. मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये फिगर आप क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपके बुक में क्लियर दिया हुआ है. आप फिगर 10.8 को बुक में देखिए. राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का इसमें चित्र बनाया गया है जो 1782 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित किया गया था. विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था. 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया.
और क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेज ने कई एक्वांटिड तैयार किए। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के जो चित्रोपम दृश्यों की खोज की कलाकार की स्वच्छंदावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। मतलब उस समय के जो कलाकार थे वो खुद एक ऐसे सुंदर दृश्य को ढूंढते थे जिसकी पेंटिंग जीवंत लगे, लोगों को आकर्षित कर सके। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रूमानी कलाकार ये महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक और आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे, छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन रहस्यों की खोज में होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया। उसने समतल सपाट भूखंड उसको नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन की सुंदरता में उसने बहुत ही आनंद उठाया। उबड़ खाबड़ जमीन ने उसको आकर्षित किया। औपनिवेशिक अधिकारी, इंपीरियल रूलर्स, ऑफिशियल्स जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। एक्वाटिंट का क्या मतलब होता है? एक्वाटिंट का मतलब होता है ताम्र पट पर उत्कीर्ण तांबे की जो एक पट्टी, मान लीजिए तांबे का जो एक प्लेट होती है उस पर कुछ लिखा गया, उसे एक्वाटिंट कहते हैं। एक्वाटिंट एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है, मतलब तांबे की पट्टी पे लिखी जाती है। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज एज हंटिंग, शिफ्टिंग cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers was thus immediately connected to the forest. They lived in the hunters. They live in the hutments within the termite groves and rested in the shade of mango tree. They considered the entire region as their land. The basis of their identity was identity as well as the survival and the resisted in the instructions of outsiders. Their chiefs maintained the unity of a group, settled disputes, and led the tribes in the battle with other tribes and plains people. शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, लकड़ी का कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों के छां में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश में अपनी निजी भूमि मानते थे, पूरे जंगल की जमीन को अपनी जमीन मानते थे और उसे अपनी जमीन के रूप में पहचान भी करते थे। वो उनके जीवन का अटूट हिस्सा था। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह से जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इस प्रकार पूरी एक प्रकार की सिविलाइजेशंस, पूरी एक प्रकार की कम्युनिटी जो उस ग्रुप पे रहती थी, पूरा दिखाई देता है। कहता विद देयर बेस इन द हिल्स द पहाड़ियाज रेगुलरली raided the plains where settled agricultures lived. These raids were necessary for survival, but particularly in the year of scarcity. They were a way of asserting power over settled communities, and they were a means of negotiating political relations with the outsiders. The jamidars on the plains had to often purchase the pieces by paying a regular tribute to the hills chiefs. Traders similarly gave a small amount to the hill folk for permission to use the passes controlled by them. Once
the toll was paid. The Pahariya's chiefs protected the traders, ensuring that their goods were not plundered by anyone. इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ी लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान जो सेटलर्स थे एक स्थान पर बसकर खेती बाड़ी करते थे। पहाड़ियों के द्वारा आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल की स्थिति में, स्कैर्सिटी की स्थिति में ही होता था। साथ ही ये हमले मैदान में बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज या टैक्स देना पड़ता था, जिससे शांति उस क्षेत्र में बनी रहे। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों के द्वारा, इन पहाड़िया कम्युनिटी के द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़ी मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते और उनको आश्वासन देते कि उनका कोई भी माल लूटेगा नहीं। तो एक पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था। एक पूरी की पूरी व्यवस्था हमको यहाँ पे दिखाई देती है। इस व्यवस्था में हमने देखा कि किस तरीके से पहाड़िया और संथालों का जीवन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए भी एक दूसरे से अलग अलग था। संथाल और पहाड़ियों के बीच का ये जो म्यूचुअल रिलेशन दिखाई देता है, एक ने जमीन को स्क्रैच करके उस पर खेती की, एक का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर है, जंगलों से मिलने वाली खाद्य पदार्थों पे अपना जीवन आश्रित रखते हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो जमीनों के खाली पड़ने पे उसको अपनी खेती के रूप में यूज करता है, उसका प्रयोग एक सेटलर्स के रूप में, एक स्थायी खेती कृषक के रूप में अपने को स्थापित करने में करता है। दोनों के बीच इससे परस्पर लड़ाइयाँ भी होती थी। ये लड़ाइयों के लिए 3 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण मैंने बताया कि ये तभी होती थी अमूमन जब कभी सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। दूसरा, ये तब भी पड़ती थी जब पहाड़ी लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए इन नीचे क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के ऊपर आक्रमण करते थे। और तीसरा कारण, नीचे के क्षेत्रों में रहने वाले जमींदारों के से पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए भी ये अटैक होते थे, बातचीत के लिए भी अटैक होते थे, जिसके फलस्वरूप जमींदार ऑफ द प्लेन्स हैड टू ऑफेन द परचेज पीस बाय पेइंग रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। ट्रिब्यूट इट मीन्स टैक्स, रेगुलर ट्रिब्यूट इट मीन्स टैक्स। कहता है कि ये रेगुलर टैक्स जमींदारों को देना पड़ता था, रेवेन्यू टैक्स या कुछ तरह की चढ़ावा चाहते थे कि इससे हमें शांति मिल सके। कितनी अच्छी लाइन लिखता है यहाँ पे, कहता है रेगुलर ट्रिब्यूट किसके लिए करते थे? परचेज पीस, शांति खरीदने के लिए। इस तरह से ये लोग स्मॉल अमाउंट में हिल फॉक फॉर द परमिशन टू यूज द पासेस। अब यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए भी कहता है कि इनको थोड़ी सी रकम दे करके अगर व्यापारी चाहे तो अपने वस्तुओं को बेचने के लिए इन हिल ट्रेडर्स जो यहाँ पे हिल फॉक्स से उनसे परमिशन लेकर के अपनी वस्तुओं को बेचे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा था? इंश्योरिंग दैट देयर गुड्स वर नॉट प्लंडर्ड बाय एनीवन वंस द टोल वाज पेड। वंस द टोल वाज पेड द पहाड़ियाज चीफ्स प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। अगर एक बार व्यापारी टैक्स दे देता था तो पहाड़ियों के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता था। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आपने इन चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, ऐसा विश्वास है मुझे। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, फिर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। तो आज गुड बाय।